तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब पर। और प्यारे बच्चों, देखिए वैसे तो ये क्लास 23 तारीख को लेनी थी और यहाँ पर देखिए डेट भी लिखी हुई है, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं ले पाया था। और ये आपकी क्लास नंबर 24 है और मैं आपको होमगार्ड और कांस्टेबल के लिए स्पेशल टॉपिक करा रहा हूँ, जहाँ से सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। नॉर्मली जो आज की क्लास होने वाली है ये प्राकृतिक संसाधन से होने वाली है, और ये टॉपिक आपको जब आप यूट्यूब पर पढ़ने जाओगे तो स्पेशल टॉपिक से इसको स्किप रखा है, और ये आपके सिलेबस में मेंशन है स्पेशल टॉपिक के अंदर, इसलिए मैं आपको करा भी रहा हूँ। ज़्यादातर ये वैसे तो पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा ज्योग्राफी में, लेकिन ज्योग्राफी के साथ साथ ही आपको स्पेशल टॉपिक में भी दिया गया है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बने अभी दिखा दूंगा। दूसरी बात, यदि आप मुझे ध्यान से यहाँ तक सुन रहे हैं तो एक चीज मैं पहले ही बता देता हूँ, जब मैंने क्लास बनाई थी तो एसआई के पर्पज से भी बनाई थी, क्योंकि उससे पहले जब 15 तारीख को पेपर नहीं हुआ था तब तक हम एसआई के लिए भी पढ़ रहे थे सारा कंटेंट। लेकिन अभी ये क्लास आपकी होमगार्ड और कांस्टेबल के पर्पज से होगी, तो बहुत सारे पॉइंट मैं इसके अंदर स्किप करके चलूंगा। तो अब कुछ बच्चे यहाँ ये मत कहने लग जाना कि सर जब ये पढ़ाना नहीं था लिख कर क्यों लेकर आए हो। तो ये क्लास मैंने उस पर्पज से बनाई थी, लेकिन अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें स्किप होंगी जिनको मैं समय समय पर बताता रहूंगा कि ये कांस्टेबल और होमगार्ड वालों ने नहीं पढ़नी, बस ये ध्यान कर लेना। बाकी जितने भी बच्चे नवे हैं मैं सभी को बता देता हूं कि देखिए कंटेंट क्या है और क्लास किस बेस्ड पर रहेगी। यूपी पुलिस री एग्जाम 2024, और ये यूपी पुलिस री एग्जाम जो 24 का हुआ है, सीजीएल 2020, सीपीओ 2020, यानी कि क्या तो आपके एग्जाम में पूछा गया है और क्या पूछा जा सकता है, इस पर बेस्ड रहेगी मेरी ये क्लास और इम्पोर्टेंट रहेगी। मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि यहां से भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बने हैं और बच्चे इसको स्किप करके चलते हैं। देखिए यहाँ नॉर्मली ये 2024 में ही पूछा गया यूपी पुलिस के एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं, ठीक है। और क्लास स्टार्ट होती है आपकी यहां से, प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन। देखिए जब हम प्राकृतिक और खनिज संसाधन की बात करते हैं तो इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक तो होता है आपका नवीनीकरणीय संसाधन और दूसरा गैर नवीनीकरणीय संसाधन। नवीनीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, इसको बोला जाता है रीन्यूएबल एनर्जी, और इसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ये बोली जाती है। देखिए आप पवन, जिसको हम वायु बोलते हैं, वायु है और ये आपकी टरबाइन है। मैं टरबाइन बना देता हूं, वायु टरबाइन से गुजरी और फिर वापस जाकर इसी प्रोसेस को दोहरा रही है। इस प्रोसेस में टरबाइन को वायु जो पवन है उसके द्वारा घुमाई गई, और घुमाने के बाद जो वायु है उसका कुछ भी वेस्टेज नहीं हुआ, वो ऐसी की ऐसी है, यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी पृथ्वी से कभी खत्म नहीं होगी। और एक चीज और बता देता हूं, यदि रीन्यूएबल एनर्जी पृथ्वी से खत्म हो जाती है तो समझ लीजिए आपका अस्तित्व भी पृथ्वी से खत्म हो जाएगा, फिर आप भी पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं करोगे, ये ध्यान कर लेना है। नवीनीकरण ऊर्जा को गैर परंपरागत स्रोत, ऊर्जा का कैसा स्रोत होता है ये, गैर परंपरागत स्रोत, वहीं अक्षय ऊर्जा भी इसको कहा जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा जो है पोल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती, वो फिर अक्षय ऊर्जा आ जाएगी। और क्वेश्चन यहां से कैसे बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं आपके यहां से, देखिए ये कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है या है करके ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे समुद्र की लहरें, वायु, सौर और कोयला। तो अभी हम पढ़ते हैं पहले कि जो नवीनीकरणीय ऊर्जा है उसके कौन कौन से स्रोत हम पढ़ेंगे। तो पवन ऊर्जा हो जाएगा, भूतापीय, सौर हो जाएगा, हाइड्रोजन, महासागरीय, ज्वारीय हो जाएगी, बायोमास हो जाएगी, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा है। गैर नवीनीकरणीय कौन सा है, वे संसाधन जो हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज है और भविष्य में ये खत्म हो जाएंगी, जैसे आपका आ जाएगा खनिज संसाधन, पेट्रोलियम, कच्चा तेल, कोयला, ये सभी कैसे हैं जो भविष्य में एक बार यूज किए दिन को दोबारा यूज नहीं किया जा सकता नॉर्मली, वे हो जाएंगे गैर नवीनीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और यहां पर मैंने आपको दिखाया भी है। देखिए नॉर्मल ऐसे ही क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन यहां से ऐसा ही बनेगा। बात की जाए भूतापीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा,
भूतापीय ऊर्जा से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहले उसको देख लीजिए। भूतापीय ऊर्जा से पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाती है, फिर आप कहलाओगे इसको भूतापीय ऊर्जा। और क्या पूछा गया है, सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है, फिर आंसर करोगे आप भूतापीय ऊर्जा। तो वायुमंडल का तापमान या ग्लोबल वार्मिंग को सबसे कम करता है, वो कौन करता है, भूतापीय ऊर्जा। ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और ये क्या होती है, जो ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी की जो ऊर्जा होती है, नॉर्मली बहुत सारे देश इसको यूज नहीं करते और बहुत रेयर केस में ही बहुत कम देश जो हैं ज्वालामुखी की ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं या लेते हैं, बाकी ज्यादातर नहीं करते। कौन सा देश इसमें प्रथम स्थान पर आता है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन बना है। और देखिए मैंने कहा ना स्पेशल टॉपिक है, इसीलिए क्वेश्चन बना है। नॉर्मली आप किताबों में देखने जाओगे तो आपको ढूंढने के लिए नहीं मिलेगा, जो छोटी मोटी किताब होती है। अधिकतम उपयोग आइसलैंड करता है, ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण जो है वो अपने यहां से एनर्जी लेता है, मतलब कुल मिलाकर ये कहे वहां की जो इलेक्ट्रिसिटी है या कोई और चीज वो बनाता है। तो ये आ जाएगा। उसके साथ साथ पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अग्रिम राज्य कौन सा है और विश्व में अग्रिम कौन है, यही बनते हैं। और कुछ भी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, इतना ध्यान कर लेना। तो देखिए पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चीन है, ये पूछा जाता है। और भारत में उत्पादक राज्य बोलेंगे, राज्य राज्य कौन सा आ जाएगा, तो फिर आ जाएगा ये कर्नाटक, कर्नाटक, ये याद रखोगे। दूसरा पूछा जाता है यहां पर सौर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा में अग्रिम राज्य कौन सा हो जाएगा, तो सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा में प्रथम, प्रथम, फिर आपने मार्क करना है राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान वो राज्य है जो सौर ऊर्जा सबसे, जिसके यहाँ पे सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है। कर्नाटक पवन ऊर्जा से होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पर रूफ टॉप, रूफ टॉप, रूफ टॉप का मतलब क्या है कि छतों के ऊपर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी लेने में प्रथम स्थान। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, मैंने बताया देखिए जो ऊर्जा के स्रोत हैं या खनिज संसाधन है उनसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो रूफ टॉप में कौन आ जाएगा, तो रूफ टॉप में आ जाएगा गुजरात, गुजरात, ये नाम आप याद रखोगे। ऐसे ही यहां से क्वेश्चन बनेंगे, ये रिपीटेड है यहां पर, इसको छोड़ सकते हो आप। नेक्स्ट आ जाएगा धात्विक और अधात्विक खनिजों का वर्गीकरण। देखिए खनिजों के वर्गीकरण की बात करूं, खनिजों का वर्गीकरण, तो खनिजों के वर्गीकरण में सबसे पहले देखिए ये है, मान लीजिए आपकी अर्थ, ये हो जाएगी आपकी, मैं मान लीजिए ये है अर्थ। अर्थ के ऊपर की जो पट्टी होती है, ये जो पट्टी होती है इसको कहा जाता है भूपरपट्टी, भूपरपट्टी। और खनिज जो हैं आपको, हम जब इसके स्टडी करते हैं, अर्थ की स्टडी करते हैं और उसके अंदर एग्जाम पर्पस से हम पढ़ते हैं कि कौन सी कोर है, कौन सी नीफे है, कौन से सियाल है, कौन सी सीमा है, ठीक है ना, और किस किस के अंदर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उसको पढ़ते हैं। तो भूपरपट्टी पर आपसे पूछा जाता है, भूपरपट्टी पर, तो यहीं पे लिख लेता हूं मैं इसको, भूपरपट्टी, भूपरपट्टी पर सर्वाधिक, सर्वाधिक धातु पूछेगा आपसे, धातु, तो फिर आ जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। कौन सी धातु भूपरपट्टी पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, फिर आपने मार्क करना है एल्यूमिनियम पाई जाती है। यदि यहां पर धातु ना पूछकर आपसे तत्व पूछ लेता है, तत्व कौन सा पाया जाता है सर्वाधिक, फिर आपने मार्क करना है ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी कि O2 पाई जाती है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और आपको बताऊं देखिए जो हमारी ये है, मान लीजिए अर्थ के अंदर जाते हैं हम,
और ये आपकी भूपर पट्टी आ जाएगी। तो आप नॉर्मली जो है जो बुक्स हैं आपकी, तो उसके अंदर जब पढ़ते हो तो पृथ्वी को इसी तरह दिखाया गया है और इसके ये पार्ट बांटे जाते हैं। ये पार्ट कौन सा कहलाता है, ये पार्ट कौन सा कहलाता है और ये बीच वाला पार्ट कौन सा कहलाया जाता है। तो नॉर्मली ये पृथ्वी होगी और हम यहाँ तक कोर तक जाएंगे इसके, 1 2 3 और ऊपर की भूपर पट्टी, तो ऐसे जाएंगे। तो ये जो पार्ट है ये तो मैंने अभी बताया ही है आपको, ये क्या कहलाता है, ये कहलाई जाती है भूपरपट्टी। परपट्टी, भूपरपट्टी पर आपको सिलिका सबसे ज्यादा मिलेगी और उसके साथ साथ एल्युमिनियम सबसे ज्यादा मिलेगा। लेकिन ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है, सियाल, SIAL, यानी कि इसके अंदर अधिकता होगी सिलिकॉन की, सिलिका की और एल्युमिनियम की। दूसरा हो जाता है यहां पर सीमा, इसको कहा जाता है सीमा। इसको सीमा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर सिलिका मैग्नीशियम की अधिकता होती है। और तीसरा हो जाता है ये नीफे, FE, नीफे। निकिल और Fe होता है लोहा, इसकी अधिकता आपको कोर वाले क्षेत्र में मिलेगी। और जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उस वाले पार्ट में पढ़ते हैं। नॉर्मली मैं आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा, छोटी सी चीज मैंने इसलिए बताई है क्योंकि आपसे पूछा गया है UPSI में वायुमंडल की परतें, और मैंने बताया था कि वायुमंडल की परतों से क्वेश्चन, जो उसकी परतें हैं जैसे स्टेथोस्कोप है, तो इसकी परतों से इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके क्वेश्चन बनाता है। और ऐसे ही क्वेश्चन भी बना है। जिस बच्चे ने मेरी क्लास पहले से ली होगी और वो क्लास देखी होगी पर्यावरण वाली, तो उसमें मैंने बताया है कि भैया यहाँ जो है क्वेश्चन इसके इंग्लिश को हिंदी में रख के देता है, तो वही क्वेश्चन बना है। यदि आपका वायुमंडल की परतों से क्वेश्चन बना है तो डेफिनेटली आपका हो सकता है कि जो अर्थ की अंदर की परतें हैं इनसे भी क्वेश्चन बने। तो ये चीज आपने ध्यान कर लेनी है प्यारे बच्चों। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ते हैं। धात्विक खनिज जो होते हैं ये अग्नि चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। एक तो ये ध्यान कर लेना। धात्विक खनिज कौन से होते हैं, जैसे लोहा, आपका तांबा हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, ये सब हमारे क्या होंगे, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, ये सब हमारे धात्विक हो जाएंगे। दूसरा आ जाएगा अधात्विक। अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, फास्फेट और संगमरमर, अभ्रक, पोटास, ऐसे हो जाएंगे आपके अधात्विक खनिज। और ये कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं, या तो परतदार के अंदर पाए जाएंगे या पाए जाएंगे अवसादी चट्टानों में। और मैंने आपको बताया था पेट्रोल भी जो है ये कौन सी चट्टान में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ध्यान कर लेना, पेट्रोल काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है पूरे विश्व स्तर पर। ईरान, अमेरिका, इजराइल, इनका युद्ध चल रहा है और उसमें तेल पर बहुत ज्यादा क्राइसिस है। तो पेट्रोल से रिलेट करके कुछ ना कुछ पॉइंट आपके हो सकता है एग्जाम में बने, तो ध्यान कर लेना। और यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा आपका, यहां से बनेगा कि निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक में होगा चूना पत्थर, डोलोमाइट और फास्फेट, ठीक है, कौन सा नहीं है ऐसे बोलेंगे हम इसको। और एक में आपको दे देगा कोबाल्ट। फिर आपने कोबाल्ट सेलेक्ट करना है क्योंकि ये धात्विक खनिज है ना कि अधात्विक। इस तरह से यहां से क्वेश्चन बनते हैं बस, और यहां से कुछ नहीं बनता। अब यहां से जो आपकी क्लास स्टार्ट होगी, जैसे हम लोहे के बारे में सारे चीजें पढ़ेंगे, लोहा हो गया, फिर मैग्नीशियम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद तांबे के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे बॉक्साइट, सीसा और जस्ते से क्या क्या पॉइंट आपके पूछे जा सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे सोना और चांदी, इनके बारे में पढ़ेंगे। और देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बने हैं, वो इसीलिए बने हैं क्योंकि खनिज संसाधन आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है और नॉर्मली बहुत सारे टीचरों ने इसको स्किप करके रखा है, पढ़ाया नहीं है। तो सबसे जरूरी प्यारे बच्चों क्या होता है, सबसे जरूरी होता है सिलेबस को डिकोड करना। मैं अपनी हर एक क्लास में कहता हूं कि आपको चीजें पता होनी चाहिए, सिलेबस भी उसी तरह पता रट्टा मारना चाहिए जैसे कि आप नॉर्मली जीएस पढ़ते हो या मैथ करते हो या कुछ और करते हो, फॉर्मूले रटते हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया हमारा सिलेबस है क्या, हमसे पूछा क्या जाएगा। जब तक ये नहीं पता होगा तो फिर आपका क्लास लेने का या पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है।
और ये मैं हमेशा से हर एक क्लास में बताता आया हूँ। पिछली यूपी पुलिस की जो 2024 की वैकेंसी आई थी, उसमें मैंने बोर्ड पे सीधा सीधा, आप क्लास देख सकते हो, उसमें सीधा सीधा मैंने पढ़ाया है कि भाई आप कहाँ चक्कर में पढ़ रहे हो, इतिहास भूगोल इनके चक्कर में, पहले टॉपिक्स देखिए, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। और समय कम था जब मैं क्लास ले रहा था, मैंने कहा था कि यदि आप नए जुड़े हैं तो आप इन टॉपिक पर फोकस करिए, और देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से बने थे। तो एक्सपीरियंस बहुत है, ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं है। चलिए, लोहे से क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। इस बोर्ड पर लिखे हुए जितने भी इसके अयस्क हैं, एक तो आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है या नहीं है। दूसरा पूछा जाएगा सर्वोत्तम क्वालिटी का अयस्क कौन सा है, उच्च क्वालिटी का लोहा कौन सा कहलाता है, या निम्न क्वालिटी का। बीच वाले स्किप होते हैं लेकिन आपको देखने पड़ते हैं, तभी तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन से लोहे के अयस्क है। एक आ जाएगा आपका मैग्नेटाइट, जिसके अंदर 72% जो है लोहा होता है, और इसको कहा जाता है काला अयस्क। इसका रंग काला होता है, और ये होता है सर्वोत्तम क्वालिटी का, या सर्वोत्तम अच्छा, जो सबसे अच्छा होता है, इसको सबसे अच्छा लिख लेंगे। सबसे अच्छा, सबसे अच्छा जो लोहा माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, मैग्नेटाइट माना जाता है। 72%। नॉर्मली आपको परसेंटेज स्किप करनी पड़ेगी, केवल और केवल मैं कहूंगा कि इसकी कैजुअली देख लेना, बने कि भैया ये बताइए जो मैग्नेटाइट है उसमें कितने प्रतिशत लोहा होता है, फिर आपने मार्क कर पाओगे। बाकी इनकी आपसे नहीं पूछी जाएगी। दूसरा होता है हेमेटाइट। ये इसलिए फेमस है क्योंकि भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक, सर्वाधिक कौन सा पाया जाएगा, फिर आपने मार्क करना है कि ये पाया जाएगा हेमेटाइट। लाल गेरुआ रंग का होता है ये, तो ये याद रखना है। लिमोनाइट पीले रंग का होता है, नॉर्मली तीसरे स्थान पर आता है। और सबसे लास्ट वाला आपने रट्टा मारना है, जिसका आ जाएगा सीडेराइट। ये निम्न क्वालिटी का होता है। ये कैसा होता है, तो निम्न स्तर, निम्न स्तर का लोहा कौन सा होता है, तो सीडेराइट होता है। इस तरह से आपने इनको याद रखना है। दूसरा, ये सभी को पता होता है, आयरन यानी कि लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। जो क्या होता है, खून की कमी होती है। तो एनीमिया रोग किससे रिलेट करता है, ब्लड से रिलेट करता है, खून की कमी को दर्शाता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ज्यादातर बच्चों को पता ही होती है। नेक्स्ट आ जाएगा विश्व में अग्रिम कौन सा है, तो फिर आपने ऑस्ट्रेलिया याद करना है। दूसरा, जो मैं आपको बता रहा था कि ये मैंने पर्पस से रखा था एसआई के भी, लेकिन एसआई का एग्जाम हो चुका है और क्लास में तब ले नहीं पाया था, तो यहां आप सेकंड स्थान जो है उसको स्किप करके चलोगे, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। कुछ चीजें हैं जिन जिन में भारत का सेकंड स्थान है, जिस भी पॉइंट में सेकंड स्थान भारत का आएगा तो उसे आप याद करके चलोगे, क्योंकि वो पूछा जा सकता है आपसे। ये क्या है, ये एक श्रेणी है मार्कोवित। नॉर्मली इसको इंग्लिश में हम अच्छे से रीड कर पाएंगे, ये हो जाएगा मार्क्यू डबल टी ई। तो ये जी नहीं है, मैं दोबारा से लिख देता हूं, मार्क्यू है ये, ई डबल टी ई, मार्क्वेट। रेंज जो है ये कहां पर है, यूएसए के अंदर है। और किसके लिए फेमस है, लोहा अयस्क के लिए फेमस है। एमपीपीसीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, इंपोर्टेंट आपके लिए ये भी रहेगा। भारत के अंदर सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, उड़ीसा के अंदर। और भंडारण, देखिए जो खनिज संसाधन है इससे दूसरे टाइप में जो क्वेश्चन बनते हैं भंडारण और उत्पादन से भी बनते हैं, ठीक है। भंडारण और उत्पादन से भी क्वेश्चन बनते हैं कि भंडारण में कौन अग्रिम राज्य है और उत्पादन में कौन अग्रिम राज्य है। तो भंडारण पूछेगा तो कर्नाटक आ जाएगा, और उत्पादन पूछेगा तो उड़ीसा आ जाएगा। प्रमुख खानों से क्वेश्चन बना है यूपी पुलिस के अंदर, देखिए यहां बना है बैलाडीला की पहाड़ियां किसके लिए फेमस हैं, या मयूरभंज क्षेत्र, क्योंझर क्षेत्र, बादाम पहाड़ियां किसके लिए फेमस है, लोहो अयस्क के लिए। या सिंपल क्वेश्चन बनता है कि ये किस राज्य के अंदर है, ज्योग्राफी के पर्पज से जब क्वेश्चन बनता है फिर पूछा जाता है कि बादामी पहाड़ियां जो हैं ये कहां पर हैं, उड़ीसा के अंदर है। बैलाडीला की पहाड़ियां कहां पर हैं,
तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। बस्तर क्षेत्र जो है किसके लिए फेमस है, तो लौह अयस्क के लिए फेमस है। तो ये लौह अयस्क की जो जितने भी खाने हैं ये आपके नॉर्मल वैसे भी एग्जाम में ज्योग्राफी पर्पज से पूछी जाती है और लौह अयस्क क्षेत्र के रूप में भी पूछी जाती है। उम्मीद करूंगा कि यहां तक क्लास आपकी समझ में आ रही होगी। लगता है कि मेरी स्पीड कम है तो थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास है तो आपका फायदा हो जाएगा। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के अयस्क में एक ही मैं बताऊंगा जो आपने याद रखना है, बाकी इसका उपयोग आप छोड़ दीजिए कि किस चीज में करेंगे हम। इसका अयस्क पूछेगा तो ब्रोनाइट हो जाएगा और साइलोमैलीन आ जाएगा। तो साइलोमैलीन और ब्रोनाइट ये दो इसके अयस्क हैं। कैजुअली देख लेना, नॉर्मल ज्यादातर ब्रोनाइट पूछा जाता है। उत्पादन में जो आगे के देश हैं छोड़ देंगे आप, चीन, अफ्रीका, ये कौन कौन से अग्रीम देश हैं। बस दक्षिण अफ्रीका याद रखोगे कि दक्षिण अफ्रीका जो है इसमें अग्रीम देश है। भारत के अंदर बात की जाए तो भारत में भी जैसे कि मैंने बताया जितने भी होमगार्ड वाले बच्चे हैं वो तो यहाँ एक कान खोलकर सुन ले ध्यान से और गांठ मान ले। आपको बेसिक डिटेल्स पढ़नी होगी बस। आप ज्यादा ये मत सोचना कि ज्यादा डीप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे या कोई कह रहा होगा कि बहुत हार्ड लेवल का पेपर बनेगा। आपका पेपर 10वीं क्लास से था और नॉर्मली बात की जाए तो होमगार्ड का पेपर था। तो होमगार्ड में जीएस है, कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली नहीं पूछी जाएगी आपसे। तो सेकंड स्थान आप खत्म कर दोगे, यहां भी सेकंड स्थान खत्म कर दोगे, केवल प्रथम स्थान मध्य प्रदेश और उड़ीसा वाला याद रखोगे मैग्नीशियम में। बाकी इसकी खाने आप छोड़ सकते हो, ये आपसे नहीं पूछी जाती। नेक्स्ट आ जाएगा आपका तांबा। तांबा इतिहास में एक ही क्वेश्चन मिलता है इसका और कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए ये पूछा जाता है कि मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है जो मैं बता रहा हूं कि मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी, फिर आपने मार्क करनी है तांबा थी। उसके बाद बात की जाए इसके अयस्क, बहुत आसान है, याद हो जाते हैं। आपने चाल्कोसाइट और पाइराइट बस ऐसे याद रखना है, यानी कि चाल्को करके याद कर लेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। और आपने इसको ध्यान से सुन लिया मुझे, और जब आपके 4 ऑप्शन आएंगे तो आप बड़े आराम से निकाल पाओगे आंसर अपना कि ये चाल्को जो था ये किसका था, तांबे का अयस्क माना गया था। ये क्या है, ये नॉर्मली आपसे जो है जो साइंस है उसके पर्पज से पूछे जाते हैं कि तांबा और टीन मिलाकर कौन सी धातु बनती है, फिर कौन सा धातु बनती है। तांबा और जस्ता मिलाकर कौन सी बनती है, पीतल बनती है। दोनों क्वेश्चन एसआई में पूछे गए हैं। और तांबा कितना हो जाएगा 90% और टीन 10%। यदि आप तांबा 80% मिलाओगे तो टीन मिलाना पड़ेगा आपको 20%। तो नॉर्मली यही रेशो रहता है इसका, फिर बन जाता है आपका कांस्य। तांबे की बात की जाए तो ये हो जाएगा यहां पर 75 से लेकर 80% तक, और जस्ता यहां पर 25 से लेकर 20% तक यदि मिलाते हैं फिर पीतल धातु मिलती है। तो नॉर्मली ये आपके घरों में बर्तन के रूप में यूज होती है। और जो ब्रोंज है इसके मेडल भी मिलते हैं, आप देखते हो कि ब्रोंज मेडल मिला है तो वो कांसे का ही होता है, कांस्य पदक। प्रथम स्थान चिली का है। भारत के अंदर जो है आप मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, सेकंड स्थान छोड़ दोगे, यहां भी सेकंड और थर्ड छोड़ दोगे। लेकिन राजस्थान के अंदर एक खान है खेतड़ी की खान, खेतड़ी की जो खान है वो आपसे पूछा जाता है किसके लिए फेमस है, फिर आपने मार्क करना है राजस्थान में है और तांबे के लिए फेमस है। और देखिए यहां पर कहीं लिखी भी होगी, हाँ देखिए लिखी भी, खेतड़ी की खान कहां पर है, राजस्थान के अंदर। सिंहभूम और हजारीबाग पालो, सिंहभूम ही पूछा जाता है बस। झारखंड के अंदर ये भी किसके लिए फेमस है, बाकी आप इसको भी स्किप करोगे और इसको भी स्किप। खेतड़ी और सिंह इनको याद रखोगे, ये किसके लिए फेमस हैं, तो तांबे के लिए फेमस है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका बॉक्साइड, सीसा और जस्ता। बॉक्साइड जो है ये किसका अयस्क है, तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा किसका अयस्क है। उसके बाद विश्व में प्रथम स्थान, इतने ही पॉइंट बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। एल्युमिनियम ये आ जाएगा, एल्युमिनियम में प्रथम स्थान किसका है, फिर ऑस्ट्रेलिया मार्क करना है।
उत्पादन और भंडारण, सेकंड स्थान छोड़ दोगे उड़ीसा, उड़ीसा, यानी कि यहां पर भंडारण भी उड़ीसा का है और उत्पादन भी उड़ीसा का है। किस क्षेत्र में? बॉक्साइट या एल्युमिनियम के क्षेत्र में। कौन कौन सी खाने हैं? तो खाने भी हम यहां पर स्किप करके चलेंगे, खाने भी आपसे नहीं पूछी जाएगी, इतना आपने यहां से याद रखना है। तीसरा, इसका अयस्क बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ग्लेन आ जाएगा। विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि विद्युत इसके अंदर से एंटर करके आपको करंट नहीं मारेगी। मान लो यहां पर मैंने तार लगाया और यहां से पकड़ा है, तो एक कुचालक है, नोट सुचालक। चीन प्रथम स्थान पर है और भारत में राजस्थान प्रथम स्थान पर है पीसी के लिए। जस्ते में, जस्ते का अयस्क आप कैलेमीन बस एक याद रखोगे और कुछ नहीं है, नॉर्मली इतना नहीं पूछा जाता जस्ते का। भारत के अंदर उत्पादन और भंडारण दोनों में स्थान प्रथम किसका है? राजस्थान का। प्रमुख खान कौन सी है? ये है जवार खान, राजस्थान के अंदर ही आ जाएगी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी बस। उसके बाद आ जाएगा सोना। सोना जो होता है 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, और यहां जो एक क्वेश्चन ये बनता है कि 18 कैरेट का जो सोना है उसके अंदर कितने प्रतिशत शुद्ध सोना है। तो फिर ये होता है, आप 24 से भाग करोगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाता है शुद्ध सोना कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो ऐसे करके मिल जाता है। यदि कभी मिले तो जितना भी प्रतिशत आपको दिया गया है कि इतने में कितना प्रतिशत है, और फिर 24 कैरेट का क्योंकि 100% शुद्ध सोना माना जाता है, उसको आप नीचे रखोगे। बाकी बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भी एसडीआर मैंने बताया था, एसडीआर। एसडीआर के अंदर 5 मुद्राएं हैं, और फिर जो हम कंसिडर करते हैं यदि हम इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार कर सकते हैं तो सोने में भी कर सकते हैं, तो ये मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। विश्व में प्रथम स्थान किसका है? चीन का है, और भारत के अंदर कर्नाटक। आपने केजीएफ मूवी देखी होगी, कोलार गोल्ड फील्ड, ये मूवी देखी होगी, उसका फुल फॉर्म नेम यही है। जो गोल्ड का क्षेत्र है एक, उसी के ऊपर बनी हुई है। तो कोलार और हट्टी की खाने भारत के अंदर कर्नाटक राज्य में और फेमस हैं। 90% जो सोना भारत के अंदर आता है, उत्पादित होता है, वो कर्नाटक से होता है। और इसमें भी बात की जाए हट्टी और कोलार की खानों से होता है, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट आ जाएगा चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा। यदि जितने भी अभी तक मैंने सोने की बात करेंगे, हम तांबे की बात करेंगे, चांदी की बात करेंगे या लोहे की बात करेंगे, इन सभी में सबसे अच्छा सुचालक किसका? विद्युत का। फिर आ जाएगा चांदी। तो ये आपने याद रखना है हमेशा। मेक्सिको प्रथम स्थान पर है, भारत के अंदर राजस्थान प्रथम स्थान पर। प्रमुख खान कौन सी है? ये फिर से अगेन आ जाएगी जवार खान, राजस्थान के अंदर। हीरे, हीरे की बात की जाए तो ये 100% कार्बन होता है भाई, ये याद रखना, 100% कार्बन होता है। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है हीरे का चमकना। चमकना किसके कारण होता है? हीरे का चमकना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो ये आ जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये याद रखना आपने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मध्य प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है। सेकंड में स्किप करके चल रहा हूं क्योंकि एसआई के पर्पज से रखे थे, वहां पर पूछा जाता है पहला, दूसरा, तीसरा स्थान किसका है, लेकिन कांस्टेबल और होमगार्ड में शायद ये चीजें नहीं पूछी जाए। बाकी बात की जाए तो भारत के अंदर एकमात्र खान है पन्ना की खान। ये भी पूछा जाता है कि पन्ना की खान किस राज्य में है, किसके लिए फेमस है। बस ये 2 पॉइंट बनते हैं। तो पन्ना की खान किसके लिए? हीरे के लिए फेमस है। विश्व स्तर पर कौन है? रसिया सबसे ज्यादा। और सबसे कठोर तत्व भी होता है, ये याद रखना कि सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है। फिर आप याद रखोगे, ये आ जाएगा हीरा। बाकी कोहिनूर हीरे के बारे में हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ग्रेफाइट, अब ग्रेफाइट की बात की जाए तो ये कार्बन का अपरूप होता है, ये भी कार्बन होता है एक तरह से, हीरा भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, दोनों के। इसकी हीरे की बात की जाए तो कोयले के खानों से मिलता है, और कोयले के अंदर क्या होता है? कार्बन ही होता है। इसको काला सीसा भी कहा जाता है। और ग्रेफाइट के साथ साथ आप याद रखना D2O,
D2O जो है ये कहा जाता है भारी जल। भारी जल, भारी जल का उपयोग हम किस रूप में करते हैं? जल। भारी जल और ग्रेफाइट की रोड जो है उसका उपयोग हम करते हैं परमाणु भट्टी जो होती है, न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होते हैं उसमें मंदक के रूप में करते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो एक परमाणु है वो पहले एक होता है, फिर दो में टूटता है, फिर ये आगे दो दो में टूटते चले जाते हैं, ऐसे ये चैन बनती चली जाती है। अब मान लीजिए यहां से हमें 10 मेगावाट एनर्जी चाहिए थी बस यहां तक। इसके बाद इस जो साइकिल है उसको ब्रेक करना है, फिर हम यूज करेंगे जो ये है आपकी ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की रोड का यूज करेंगे और उसके ऊपर छिड़काव करेंगे हम भारी जल का। तो फिर इसकी जो चैन है वो ब्रेक हो जाएगी और हमें केवल इतनी ही एनर्जी मिलती रहेगी, नहीं तो ब्लास्ट कर देगा। जो परमाणु रिएक्टर है वे ब्लास्ट हो जाएंगे यदि इसको ब्रेक नहीं किया तो इतना ध्यान कर लेना। बस भारत के अंदर तमिलनाडु प्रथम स्थान पर आ जाता है। परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में इसका यूज किया जाता है और पेंसिल जो है वे भी इसी की बनाई जाती है। आगे आ जाएगा आपका कोयला। कोयला जो है इसको बैरिड सनसाइन, बैरिड सनसाइन या दफन धूप भी कहा जाता है। और देखिए ये अब हम बच्चे आ जाएंगे यहां पर लोग, ये और इसके साथ साथ मैं एक पॉइंट को अवलोक करता हूं इसमें जो सबसे शुरू में मैंने पढ़ाया था। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमगार्ड की कोई ना कोई सी शिफ्ट में इससे या तो यहां से कुछ रिलेट करके बनेगा या फिर जो अभी मैंने बताया कोयले से रिलेट करके आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ये यहां से। तो यदि यहां तक एग्जामिनर पहुंचता है तो 101% यहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा यदि इस टॉपिक का उसने रिव्यू किया तो। या तो आपको जो कांस्टेबल वाले हैं उनको देखने के लिए, होमगार्ड वाले के लिए देखने के लिए मिलेगा। तो ये लॉक्ड है आपके लिए। प्रथम सर्वोच्च क्वालिटी का जो सबसे अच्छा कोयला होता है ये कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। भारत में कहां पाया जाता है? तो भारत के अंदर जो पाया जाता है ये भारत में पाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, रेयर केस में ही मिलता है और कहीं नहीं। सबसे बड़े रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही है इसके अंदर जो कार्बन की मात्रा ये भी पूछी जाती है कितने प्रतिशत तक होती है, तो 80 से 90% तक जो है इसके अंदर कार्बन होता है। जितना अच्छा कार्बन उतना अच्छा ये जलेगा, मतलब ये कहेंगे। बिटुमिनस सेकंड नंबर का होता है और ये भारत में सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है? तो बिटुमिनस पाया जाता है, ये याद रखना। लिग्नाइट तीसरे नंबर का जिसको भूरा कोयला, यहां ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। भूरा कोयला, कोयला जो है किसको कहा जाता है? फिर आपने लिग्नाइट मार्क करना है। पीट सबसे निम्न क्वालिटी का, और ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे निम्न क्वालिटी का, सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा है? फिर आ जाएगा निम्न क्वालिटी में सब पीट आ जाएगा। वहीं देखिए विश्व में चीन जो है प्रथम स्थान पर आता है, भारत का स्थान यहां पर दूसरा है। इसीलिए मैं कह रहा था जहां पर भारत का स्थान दूसरा आएगा वहां आपने याद रखना है, या तीसरा आएगा वहां याद रखना है। भंडारण की बात की जाए तो झारखंड के अंदर भंडारण है, लेकिन उत्पादन जो है ये छत्तीसगढ़ नहीं है। 2024 और 25 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग उत्पादन जो करता है, उत्पादन में जो प्रथम स्थान आ जाएगा ये उड़ीसा का आ जाएगा, उड़ीसा। ये बस आपने याद रखना है। और भंडारण किसका होगा? झारखंड का होगा। वही बात की जाए एक रूर क्षेत्र है, रूर कोयला क्षेत्र, ये आपसे पूछा जाता है कि रूर कोयला क्षेत्र जो है ये कहां पर है, तो फिर आपने मार्क करना है जर्मनी के अंदर है। मेन इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा रूर कोयला क्षेत्र किसके लिए फेमस है, तो जर्मनी में कोयला क्षेत्र है। नॉर्मली खनिज संसाधन के लिए भी जाना जाता है, और ऐसे भी क्वेश्चन बन चुका है कि जर्मनी का कौन सा क्षेत्र जो है वो खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है, विश्व स्तर पर फेमस है, तो रूर क्षेत्र आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम जो है इसका परमाणु क्रमांक
ये पूछा जाता है आपसे, कितना होता है 92। खोज किसने की थी इसकी, खोज खोज की गई थी 1780 से। कितना पॉइंट यहां से याद रखोगे, इसको जो है जब इसकी खोज की गई थी, तो इसकी खोज जो की गई थी वो इसके अयस्क के रूप में, पिच ब्लेंड के रूप में की गई थी। तो पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, ये आपके लिए इंपोर्टेंट रहता है, पूछा भी जाता है पिच ब्लेंड। दूसरी बात की जाए, ये बहुत पूछा गया है और शायद मुझे लगे यूपी पुलिस में भी ये पूछा गया है, मेंशन नहीं है हालांकि यहाँ पर, कि विश्व स्तर पर यूरेनियम के लिए फेमस कंट्री कौन सी है, फिर आपने मार्क करना है कजाकिस्तान। इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत के अंदर आंध्र प्रदेश और राजस्थान है यूरेनियम के लिए। और यूरेनियम का यूज हम कहां करते हैं, तो यूरेनियम का यूज जो करते हैं हम, एक तो हथियार बनाने के लिए करते हैं, परमाणु हथियार, और दूसरा परमाणु भट्टी जो होती है, परमाणु संयंत्र जो होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। और उसमें भी कौन सा किया जाता है, यूरेनियम 235। और ये यूरेनियम 235 ऐसे ही नहीं मिलता, आप हजारों टन जो है यूरेनियम खोदते हो और उसको फिर ये कंप्रेस्ड किया जाता है। कंप्रेस्ड करने के बाद फिर ग्रामों में, जो ग्राम है, ग्रामों में उसकी क्वांटिटी निकल कर आती है, टनों के हिसाब से खोदा जाएगा और ग्रामों में कंप्रेस कर मिलेगा आपको, जो आप जिससे आप परमाणु हथियार बना सकते हैं या परमाणु जो भट्टियां हैं, संयंत्र हैं, उसमें यूज कर सकते हैं। और नॉर्मली एक चीज और बता देता हूं आपको, जो ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगाए जा रहे हैं वो इसी वजह से लगाए जा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं यूरेनियम जो है उससे परमाणु हथियार बनाने के चक्कर में है। और बहुत बार वहां पर इंटरनेशनल जो परमाणु एजेंसी है, एंटी परमाणु जो हथियार नहीं बनाने देती, वो भी रिव्यू करके गई हैं, उन्होंने भी सबमिट की है रिपोर्ट कि ये कोई परमाणु हथियार नहीं बना रहे। तो ये जो परमाणु, और ईरान ये कहता है कि मैं परमाणु यदि रशिया से खरीद भी रहा हूं तो वो इस पर्पज से खरीद रहा हूं कि मुझे अपने जो रिसर्च करने हैं, किसके, जो ऊर्जा क्षेत्र में रिसर्च करने हैं, उसके लिए कर रहा हूं। और मैंने एक क्लास में भी बताया था, यहां भी बता देता हूं, ज्यादातर क्या होता है जब भी कोई रिसर्च चलती है उनकी परमाणु को लेकर, तो इंटरनेशनल लेवल से कुछ ऐसे एजेंट आते हैं जो उनके सारे वैज्ञानिकों को, रिसर्च को खत्म करके चले जाते हैं, उनके कंप्यूटर वगैरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वैज्ञानिकों को मार देते हैं। वो पता नहीं किस लेवल पर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने न्यूज में देखा और उसका इतिहास भी पढ़ा है, तो ईरान को काफी हद तक दबाया जा रहा है, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं है, फिर भी उसको दबाया जा रहा है। बात की जाए प्रमुख खान जादूगोड़ा, जादूगोड़ा देखिए, एक ये कहें कि भारत के अंदर एक ऐसा क्षेत्र है जहां परमाणु से, परमाणु नहीं, यूरेनियम से इतने ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुका है कि वहां की जो, जैसे बच्चे भी पैदा होते हैं तो उनमें भी कुछ ना कुछ डिसएबिलिटी आ जाती है, और जो वहां के लोग जो रह रहे हैं उनके अंदर तो काफी हद तक डिसएबिलिटी हो गई, और सरकार इस ओर ध्यान भी नहीं देती, वहां मीडिया वगैरह इस चीज को कवर भी नहीं कर रही। तो जादूगोड़ा भारत के लिए एक यूरेनियम अभिशाप है, तो ये याद आप रखना, झारखंड के अंदर है, बहुत पूछी जाती है कि यूरेनियम की खान कौन सी है भारत के अंदर, जादूगोड़ा। बाकी ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद बात की जाए यूरेनियम ऑक्साइड, वो पीला केक भी कहा जाता है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन बन चुका है। तो तकरीबन जितने क्वेश्चन आपसे यहां पर खनिज संसाधनों में यूरेनियम से पूछे जाने थे वो सब मैं आपको बता ही चुका। लिथियम, इसको कहा जाता है भविष्य की ऊर्जा। वैसे भविष्य की ऊर्जा, जो भविष्य का ईंधन, एक पूछा जाता है भविष्य का ईंधन, ईंधन किसको कहेंगे, फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ये याद रखना। विश्व में अग्रिम किसके लिए, लिथियम के लिए ऑस्ट्रेलिया, सेकंड और थर्ड स्थान आप छोड़ दोगे, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है। भारी पूछेगा, भारी धातु कौन सी है, भारी धातु, फिर आपने मार्क करना है ओस्मियम, ओस्मियम आ जाएगी भारी धातु। देखिए एक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये चीजें यहाँ पे व्हाइट हैं और मैं रेड से लिख रहा हूँ। नॉर्मली आप जो क्लास लेते हैं टीचर्स, तो उनका देखते होंगे तो ये कंटेंट आपको बिल्कुल साफ दिखाई देता है, ये इस वजह से साफ नहीं दिखाई देता, कई बार आपको मिस हो जाता है, धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है,
क्योंकि मेरे पास अच्छी क्वालिटी का कैमरा नहीं है। 4-5 हजार रुपए का कैमरा है जिससे मैं जो हूँ, और ये भी एक वेब कैमरा है जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो बोर्ड ले लिया था, अपने पैसे से लिया था, ऐसा नहीं कि यूट्यूब की कमाई से लिया था। एक इच्छा थी कि बच्चों को पढ़ाऊंगा, लेकिन बीच में कुछ ऐसे पॉइंट आए कि घर के जो खर्च है उसके लिए कमाना भी पड़ेगा, ये भी, और यूट्यूब से इतनी कमाई भी नहीं थी। तो नॉर्मली ये चीज़ें आप मैनेज कर लेना। भविष्य में कभी ऐसा होगा कि कुछ रेवेन्यू इकट्ठा होगा तो फिर अच्छी क्वालिटी का कैमरा मिल जाएगा आपको, और ये चीज़ें भी जो आपको यहाँ प्रॉब्लम आती है ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सबसे हल्की धातु है, मोबाइल की बैटरी वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। अपडेटेड न्यूज की बात की जाए तो लिथियम के जो रिजर्व हैं, भंडारण हैं, वे जम्मू कश्मीर और राजस्थान के अंदर मिले हैं। और नॉर्मल आपने सोनम वांगचू का नाम सुना होगा। देखिए सोनम वांगचू जो है वो जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है उसके अंदर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि भाई यहां पर लिथियम मिला है तो कहीं ना कहीं किसी कंपनी को दिया जाएगा, और उससे क्या होगा कि वहां पर खुदाई होगी, जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस वजह से कि आप यहां पर डेवलपमेंट का काम करिए लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही डेवलपमेंट का काम करिए, ये सोनम वांगचू की मांग है। और अब उनको देखे रिलीज भी कर दिया गया है, जैसे पकड़ा गया था तो अब उनको रिलीज भी कर दिया गया है। काला सोना पूछे किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम। और पेट्रो के लिए देखिए एक शब्द बड़ा फेमस हो रहा है, पेट्रो डॉलर। पेट्रो डॉलर, पेट्रो डॉलर जो है ये इसलिए फेमस हो रहा है क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे कि जितने भी देश खाड़ी देशों से व्यापार करेंगे वो पेट्रो डॉलर यानी कि डॉलर में करेंगे, और जो तेल वहां से खरीदा जाता है उसी को कहा जाता है, यानी जिन डॉलर से वो तेल खरीदा जाता है उनको कहा जाता है पेट्रो डॉलर। हो सकता है फ्यूचर में यहां से कुछ क्वेश्चन मिले कि पेट्रो डॉलर कौन सी मुद्रा होती है, क्या चीज होती है, रिलेट करके या करंट अफेयर के पर्पज से कभी पूछा जाए। क्योंकि ईरान, यूएसए, फिर दोबारा से बताता हूं इजराइल, इनके युद्ध में ये पॉइंट तेल से रिलेट करके कुछ ना कुछ निकल के आ रहे हैं। ठीक है। वहीं एक बैरल यदि आपसे पूछता है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, फिर आपने 159 लीटर ये याद रखना है, पूछा जाता है। और ये भी आपके लिए जरूरी है क्योंकि बैरल में ही तेल आता है, कच्चा तेल आता है भारत के अंदर, कंप्रेस होता है, और कंप्रेस होने के बाद फिर उसमें से जो गैस है वे निकाली जाती हैं, पेट्रोल निकाला जाता है, जो आपका डीजल है वो निकाला जाता है, और उसके साथ साथ पैराफिन, जो ये ब्यूटी प्रोडक्ट जो होते हैं जो सर्दियों में यूज किए जाते हैं तो उसके अंदर पैराफिन यूज होती है, वो सब इसी से निकाली जाती है। बात की जाए वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है अभी आपने देखा होगा, वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे देखिए वे थे आपके निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो को जो है यूएसए की आर्मी आई और उनको गिरफ्तार करके ले गई। ठीक है। वो किस वजह से लेके गई है? क्योंकि यहां पर मिले हैं विश्व के सबसे बड़े तेल रिजर्व, यदि आपसे पूछता है फिर वेनेजुएला है। और उत्पादक देश, उत्पादक उत्पादक देश कौन सा आ जाएगा? यूएसए आ जाएगा, जो सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है और उसको रिफाइन करके अलग अलग देशों को बेचता है। तो ये इसकी पॉलिसी है, और ये सारी लड़ाई जो है वो जियोपॉलिटिक की है, तेल को लेकर है, डॉलर गिर ना जाए उसको लेकर है। इस बीच में ही देखिए ईरान ने यह भी कहा है कि अब जो जितने भी देश हैं, क्योंकि युद्ध हारने की कगार पे नहीं है, लेकिन इतना है कि यूएसए को बहुत अच्छे से उसने सबक सिखाने की कगार पर, क्योंकि उसने 4000 किलोमीटर देखिए जो आपका हिंद महासागर में उनका एक जहाज खड़ा था उस पर अटैक किया है, जबकि उसके पास इतनी लंबी दूरी की मिसाइल भी नहीं है। तो इस वजह से, और अब पीछे भी हट रहा है, जो यूएसए है वो पीछे भी हट रहा है। और अब ईरान ने कह दिया है कि जितने भी देश मुझसे तेल खरीदेंगे वो चीन की मुद्रा में खरीदेंगे। और चीन की क्या मुद्रा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताओगे। चलिए आगे बात करते हैं। आयोडीन में अग्रीम देश चिली आ जाएगा, और उसके साथ आ जाएगा पीटर्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र। पूछता है, बहुत बार नॉर्मल क्वेश्चन बनता है, तो अमेरिका के अंदर है। विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस के भंडारण रसिया के पास है, और गैस के साथ साथ सबसे अधिक जो फॉरेस्ट रिजर्व है, वन क्षेत्र
ये भी किसके पास है वन क्षेत्र, ये भी रूस के पास है वन क्षेत्र पूछे। नॉर्मली मैंने बताया था आपको एक भूमि पर देश की 33% वन होना आवश्यक है। रसिया के पास 33% से भी ज्यादा वन है, तो सबसे ज्यादा विश्व में वन क्षेत्र किसके पास है, तो ये आ जाएगा रशिया। किंटा घाटी किसके लिए किस उत्पादन के लिए फेमस है, तो टीन उत्पादन के लिए, और है कहां पर, ये देखिए मलेशिया के अंदर है। तो ऐसे पॉइंट आपके एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद यहां पर एक कंपैरिजन है, विश्व स्तर पर कौन अग्रीम है और भारत में कौन सा राज्य अग्रीम है। तो चीन जो है वो पवन ऊर्जा, सोना और सीसा इसमें प्रथम स्थान रखता है। ऑस्ट्रेलिया लोहा अयस्क, बॉक्साइड और लिथियम में प्रथम स्थान रखता है। और नॉर्मली बात करूं तो जो मैंने स्पीडी की करंट अफेयर आपको बताई है कि इसके अंदर भी आपको या तीसरे चौथे पेज पर ये सब चीजें देखने के लिए मिलेंगी। रूस की बात की जाए तो प्राकृतिक गैस और हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान आ जाएगा। चिली तांबा और आयोडीन के अंदर आ जाएगा। दक्षिण अफ्रीका मैग्नीज जो है उसमें प्रथम स्थान है। उड़ीसा के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, लोहा अयस्क, बॉक्साइट। राजस्थान के अंदर चीन वो चांदी, जस्ता और सीसा। मध्य प्रदेश के अंदर आ जाएंगे तांबा हीरा। कर्नाटक 90% सोना भंडारण दोनों इसी के पास है। छत्तीसगढ़ ये मैं आपको बता चुका हूं, छत्तीसगढ़ नहीं करोगे, इसको करोगे आप उड़ीसा मार्ग। तरल सोना, लिक्विड गोल्ड या ब्लैक गोल्ड पेट्रोल को कहा जाता है। ब्रीड सनशाइन, दफन धूप कोयले को कहा जाता है। मेटल ऑफ होप इंपोर्टेंट रहेगा, मेटल ऑफ होप किसको कहा जाता है, फिर यूरेनियम को कहा जाता है। पीला केक यूरेनियम ऑक्साइड को कहा जाता है जो पिंच ब्लेंड था, मैंने आपको पढ़ाया। काला सीसा किसको कहा जाता है, ग्रेफाइट को कहा जाता है। काला अयस्क किसको कहा जाता है, मैग्नेटाइट जो लोहे का अयस्क है। भूरा कोयला ये भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन बनता है, किसको कहा जाता है, लिग्नाइट को कहा जाता है जो दूसरे नंबर की टाइप आ जाती है, तीसरे नंबर की सॉरी। उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन, देखिए जो बच्चे ने कहा था कि सर उत्तर प्रदेश की नहीं करा, तो तकरीबन हर क्लास में उत्तर प्रदेश से रिलेट करके जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं करा ही रहा हूं। बाकी स्पेशल मैंने पिछली क्लास में बता दिया था आपको कि वे मैं आपको अलग से कराऊंगा ही कराऊंगा। और यहां से एक चीज ध्यान कर लेना, नॉर्मली जब हम भारत को पढ़ रहे थे कि भारत के खनिज संसाधन, उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन में आपको एक चीज थोड़ी सी डिस्टर्ब करेगी कि यहां पर एक जिले मतलब कि एक जो खनिज संसाधन है वो आपको एक से अधिक जिलों में देखने के लिए मिलेगा। नॉर्मली भारत के पर्पज से एक ही राज्य में एक चीज देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन यहां एक से अधिक जिलों में आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी। जैसे यहां पर मैं बताता हूं, यहां पर ये आ जाएगा आपका ये सोना। सोना देखिए आपको ललितपुर में भी देखने के लिए मिलेगा, सोनभद्र में भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह आगे बात की जाए, जैसे यहां आ जाएगा कोयले की बात करेंगे तो कोयला जो है 8वां स्थान है और कोयले से नहीं है। हाँ ये आ जाएगा, देखिए जैसे सीमेंट उद्योग के लिए मिर्जापुर भी है और सोनभद्र भी है। ठीक है, और भी कोई और क्षेत्र हो सकता है, जैसे यहां पर आ जाएगा ये डायस पर, ये झांसी के अंदर ललितपुर, मोहाबा और हमीरपुर। तो ये चीज आपको डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन कैजुअली देखेंगे इसको। कुछ एक पॉइंट है यहाँ पर जो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट बनेंगे, बस ज्यादातर मैं उन्हीं को फोकस्ड करूंगा, उलझाने का नहीं आपको, बस इतना ध्यान कर लेना, ज्यादा उलझाऊंगा नहीं। देखिए यहां से जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था ये एसआई के पर्पज से भी थी, तो अब मैं बहुत सारी चीजें स्किप करूंगा यहाँ पर। जैसे खनिज संपदा की बात की जाए तो यूपी में, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में जो खनिज संपदा मिलती है कौन सी चट्टानों में मिलती हैं, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलती हैं, इतना याद रखोगे। दूसरा, भारत के अंदर जितने भी खनिज संसाधन है उसमें उत्तर प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, तो फिर 2% है, ये आपने याद रखना है। वहीं जीडीपी छोड़ दीजिए आप, जीडीपी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी, बस एक ये पॉइंट याद रखेंगे। 1974 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। खनिजों से रिलेट करके कुछ बनेगा तो बस ये बनेगा। बाकी आगे बात की जाए तो यहां पर खनिज नीति 1958 में याद रखना है। ये कौन सी होती है, प्रथम खनिज नीति। पहली खनिज नीति कब आती है, 1998 में, डेट नहीं याद रखनी। इसके अंदर
जो है उद्योगों का दर्जा दिया गया, खनिज विकास को जो है उसको उद्योगों का दर्जा दिया गया था। और इसके अंदर ये कहा गया था कि बाहुल्य क्षेत्र 12 जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। नॉर्मली कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, और 75 जिले में भी 12 जिले ऐसे हैं जो खनिज बहुल्य जिले घोषित किए गए थे। तो आपसे पूछा जाए कि जो खनिज नीति 1998 में कितने जिलों को खनिज बहुल्य, जिसके अंदर सबसे ज्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं, कितने जिले हैं? 12 जिले मार्क करोगे बस, और कुछ नहीं। कौन कौन से जिले हैं? रट्टा नहीं मारना। खनिज नीति जो नई वाली आती है 2017 में आती है, इसके अंदर यह कहा गया था कि जितना भी हमारा अभी तक लक्ष्य रहा है उसको 3% और इंक्रीज करना है। परसेंट याद नहीं रखना आपने, केवल याद रखना है कि नई खनिज नीति कौन से सन में आई, इसका सन याद रखना है। आगे बात की जाए बॉक्साइट। बॉक्साइट के लिए 3-4 पॉइंट हैं। एक तो पहले ही सबसे पहले यहां देख लें कि मिर्जापुर और सोनभद्र, इनका रट्टा मार लेना, याद कर लेना, 2-3 बार इसको अपने मन में बोल लेना, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये उत्तर प्रदेश के वे जिले हैं जहां पर अधिकांश खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो खनिज संसाधन किन जिलों के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको मिनरल ऑफ हार्ट, खनिज हृदय भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश का। तो ये जिले आप अच्छे से रट्टा मार लेंगे। वहीं जो बांदा जिला है, बांदा, सोनभद्र, ये सब क्या आ जाएंगे? बॉक्साइट के लिए फेमस है। तो बांदा, सोनभद्र और चंदौली ये बॉक्साइट के लिए है, यानी कि एल्युमिनियम का जो अयस्क है बॉक्साइट उसके लिए है। हिंडाल्को, इसकी स्थापना पूछता है 1958 ईस्वी में की गई थी यूएसए के सहयोग से। जैसे आपसे पूछता है दुर्गापुर लौह क्षेत्र की स्थापना किसके उससे की गई, और उसके बाद पूछता है भिलाई की पूछता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पूछता है आपसे। तो ये भी आपने थोड़ा सा देख लेना, वैसे इतना नहीं, स्किप करें और आगे चले। लोह अयस्क मिर्जापुर के अंदर पाया जाता है, ये याद रखना है। तांबा कहां पाया जाता है? ललितपुर, ये याद रखना है। जो पर्टिकुलर एक जगह है उसको छोड़ देना, बस ललितपुर याद रखना। सोना सोनभद्र के अंदर पाया जाता है और ललितपुर के अंदर पाया जाता है। ये चीज, ये इसीलिए मैं कह रहा था कि ये आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो जो जो कंडीशन बन सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा था, मैंने भी पढ़ा है, और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें बच्चों से बहुत रेयर केस में याद होती हैं। लेकिन यदि नौकरी लेनी है तो थोड़ा सा कैजुअली देखना होगा। एक बार देख लोगे तो हो सकता है कि आपके एग्जाम के अंदर यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो आप ऑप्शन से निकाल पाओ। नॉर्मली बात की जाए, आपको एक बेनिफिट यहां पर होता है। बेनिफिट ऐसा होता है कि ये एक से अधिक जिलों के अंदर, जैसे सोना एक से अधिक जिलों के अंदर पाया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चनों के चांस एग्जाम में बनने के बहुत कम चांस हो जाते हैं। तो इसलिए ये बेनिफिट है आपके लिए। नेक्स्ट आ जाएगा कोयला। कोयला जो है गोंडवाना जो चट्टान है उसमें पाया जाता है। 8वां स्थान उत्तर प्रदेश का है। सर्वाधिक कहां से निकासी होती है? तो ये गोंडवाना के सोनभद्र से होती है, सर्वाधिक निकासी जो होती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी खनिज संसाधन निकाले जाते हैं, जो खनिज निकाले जाते हैं, उनमें यदि प्रथम स्थान आपसे पूछता है किस खनिज का है, फिर आपने मार्क करना है कोयले का, और यहां पर ये मेंशन भी है। सिंगरौली, सिंगरौली देखिए, वैसे नॉर्मली मैंने नेट पर ये सर्च किया है तो ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है सिंगरौली। तो सिंगरौली ये किसके लिए है? कोयला भंडारण क्षेत्र के लिए फेमस है, और बाकी कुछ नहीं। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये मैंने पहले ही आप। रॉक फास्फेट, इसमें भी प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का, और ये कहां पाया जाता है? ललितपुर। बाकी हर चीज को आप स्किप कर दोगे। रॉक फॉस्फेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो उर्वरक बनाने के लिए। तो यहां पर ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग जो है उर्वरक बनाने के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए किया जाता है? तो रॉक फॉस्फेट का। डोलोमाइट, जिसको कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, सोनभद्र, बांदा और मिर्जापुर वाले क्षेत्र में मिलता है। इसका उपयोग नॉर्मली कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट का कृषि उत्पादों में भी किया जाता है, जो खेती है उसमें किया जाता है, और इस्पात उद्योग में। तो आप छोड़ सकते हो इसको। कांच बालू, जिसको सिलिका बोला जाता है, जब जो बालू रेत होता है उसके ऊपर वो थोड़ी सी चमकसी जो देखते हो, धूप पड़ती है तो चमकसी आती है, वो क्या होती है? वो सिलिका होती है, सिलिका सैंड। इसमें द्वितीय स्थान है।
गंगा यमुना का जो क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। और नॉर्मली एक यहाँ पर श्रेणी है जिसका नाम है शंकरगढ़, ये प्रयागराज के अंदर है, जहां पर जो है उच्च क्वालिटी का जो है कांच बालू पाया जाता है, यूरेनियम। ये आएगा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिले के साथ, एक ही जिला है और आसान हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि ये बताइए कि यूरेनियम उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पाया जाता है, ललितपुर में। बस इतना, और कुछ भी नहीं। यहां से यूरेनियम के बारे में पढ़ा चुका। एंडलूसाइट, एंडलूसाइट ये जो लड़के हैं वे जानते होंगे जी, उनकी बाइक में जो प्लग होता है उसके ऊपर जो सफेद सफेद वो कांच सा लगा होता है, वो एंडलूसाइट होता है। सोनभद्र और मिर्जापुर, इसका उपयोग किस में किया जाता है, मोटरसाइकिल के स्पार्क प्लग जो होते हैं उनमें बना। इसको आप स्किप कर दोगे, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। हीरा पूछा जाएगा, बांदा और मिर्जापुर। नॉर्मली बांदा इसमें प्रथम में आता है, वैसे नहीं पाया जाता हीरा। नॉर्मली जो है भारत के अंदर बहुत रेयर केस में पाया जाता है। सेलगढ़ी, ये लड़कियों के लिए एक चीज बता दूं, वो जो पाउडर वगैरह और ब्यूटी प्रोडक्ट जो लगाते हैं ज्यादातर आपको मिट्टी वगैरह से ही देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि सेलगढ़ी से। ग्रेनाइट और स्लेट ललितपुर, ये हमीरपुर और बांदा, बाकी सब संगमरमर। हाँ, मिर्जापुर और सोनभद्र में, जिप्सम झांसी और हमीरपुर के अंदर। बस निर्माण किसी का याद नहीं रखना। हाँ, सेलगढ़ी से पूछ लेता है, ये जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं उनके लिए, और कीटनाशक। यहां से क्या याद रखना है, यहां से आपने रखना है चाइना के लिए, बस सोनभद्र और बांदा के अंदर, बाकी और सबको हम स्किप मारेंगे। सौर ऊर्जा नीति डेट के साथ याद रखनी है, कब आती है उत्तर प्रदेश की, 2022 में। मेगावाट कितनी बढ़ानी है नहीं याद रखनी, नॉर्मली पूछेगा तो सौर ऊर्जा नीति उत्तर प्रदेश की कब आती है, तो 2022 में। और आप देख रहे हो कि सब्सिडी मिलती है, जिसके तहत जो घरों की छतों पर है वो सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा बढ़ाई जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाई जा रही है। तो ये चीज याद रखोगे, बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं है। क्या क्या चीजें हैं छोड़िए, काटा मारिए। अब आ जाएगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के अंदर 13 जिले कंसीडर किए जाते हैं। 13 जिले, पूछे कि कितने जिले हैं बुंदेलखंड में, इसके अंदर 7 तो यूपी के आ जाएंगे और 6 आ जाएंगे एमपी के। 6 जिले किसके हैं, मध्य प्रदेश के। तो 6 जिले जो हो जाएंगे ये मध्य प्रदेश के हो जाएंगे। तो 13 में के 7 जिले यूपी के हैं और 6 जिले मध्य प्रदेश के हैं। और इसको बनाया जा रहा है नया स्वच्छ ऊर्जा हब। बस इतना पॉइंट, और कुछ नहीं है। बाकी तो ये डिटेल लिखी हुई है कि किस वजह से बनाया जा रहा है। आप याद करोगे केवल इतना कि किस क्षेत्र को नया स्वच्छ ऊर्जा हब बनाया जा रहा है, फिर बुंदेलखंड क्षेत्र को। और जिले मैंने बता दिए कि 13 जिलों में से 7 यूपी के पास हैं और 6 जिले मध्य प्रदेश के पास है। बस इस क्लास में इतना ही था। उम्मीद करूंगा कि क्लास आपकी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और जो बच्चे, मैं उन बच्चों के लिए बता देता हूं जो बार बार मैसेज करते हैं कि सर वो बुक कहाँ पर मिलेगी, क्योंकि वो किसी और वीडियो से आते हैं और मैसेज करते हैं कि बुक कहाँ मिलेगी। तो आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो बुक फ्री है, टेलीग्राम पर है, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता ही होता है सभी के, बस शॉर्ट वीडियो को छोड़कर। नहीं मिलता तो फिर भी सर्च कर लेना ड्रीम जॉब, ड्रीम जॉब 77, ये वाला लोगो दिखाई देगा। इस लोगो से आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, देखकर वहीं पर आपका सारे पीडीएफ और इस क्लास का भी पीडीएफ मिलेगा। नेक्स्ट क्लास एक और मिलेगी, आज ही शाम को मिलेगी। उम्मीद करूंगा आप इस क्लास को देखने के बाद उस क्लास को भी जरूर देखोगे। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।